रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। पहले सबको बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पर डालूँगा, सबका रेफरेंस रहेगा। और उसके अलावा आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो बता देता हूँ। डाउट्स का कुछ मैंने सोच नहीं रखा है, तो तुम्हें बीच में कोई डाउट है बीच में कह देना। अगर ऐसा लगा कि लास्ट में या फिर क्लास के बाद एड्रेस करना बेस्ट है तो वैसे कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आज। देखो, हमारा जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स में, हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे आज। वो स्टार्ट होता है कि एक स्टैटिस्टिक क्या होता है। हम स्टार्ट करते हैं एक रैंडम सैंपल से। फिर यार टेक्स्ट बॉक्स में तो कोई कुछ नहीं है, मुझे आवाज़ कैसी है? अच्छा, एड्रेस कर रहे थे, आदि क्या हुआ? आदि मैं बोल रहा था कि ये कैमरा ऑफ होके चलेगा क्या? मेरा ऑफ होगा क्योंकि मेरे ना एक्चुअली प्रॉब्लम है, मैं चालू कर ही नहीं पा रहा। ये देख, मैंने बटन दबाया, वो दिक्कत आ रही है। तो अच्छा। तुम्हें अगर ऑफ करना तुम कर लो, तुम्हारी मर्जी है। चालू रख के थोड़ा मैं डिसिप्लिन रहता हूँ एटलीस्ट। जब मेरा कैमरा चालू होता है मुझे डर होता है लोग देख रहे हैं। तुम्हारी मर्जी है आगे। वही तो वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब हो तो पूरा का सबका ऑन हो, नहीं तो सबका ऑफ हो। वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो अपने आप देखेगा इंसान। तेरा खोलने का मन है तो खोल ले। तो इस पे आते हैं वापस। ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक रैंडम सैंपल क्या होता है, और कि एक स्टैटिस्टिक क्या होता है। और फिर हम थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट करेंगे कि एक स्टैटिस्टिक की डिस्ट्रीब्यूशन उसके ओरिजिनल रैंडम सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन जैसी होती है। अभी मैंने दो तीन बड़े बड़े शब्द बोल दिए, इनसे बिल्कुल भी इंटिमिडेट मत होना। हम्म। तो हमारी बुक खोलते हैं हम। ये रहे। हाँ, बुक खोलो। बुक में मैं भी चैप्टर देख में लूँ। ना शुरू करते हैं पहले कि हमने पहले ऑब्जर्वेशंस को छोटे एक्स से लिखा कि x1 x2 अप टू xn हमारी ऑब्जर्वेशंस है, राइट। हाँ। परंतु अब अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे पहले हमें डेटा मिलेगा, उस वक्त हमें पता नहीं कि क्या डेटा आने वाला है। इस वजह से हमें पता हम्म। नहीं कि क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। इस वजह से जब अनसर्टेनिटी है, जब हमें नहीं पता, तो वी डिनोट ईच सैंपल नॉट बाय स्मॉल एक्स बट बाय कैपिटल एक्स। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स में हम अपने आप को एक्सपेरिमेंट से कंसर्न करते हैं। मान लो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है, क्लास में बच्चों के मार्क्स कितने आए, मार्क्स इन ए टेस्ट। ओके। तो दिख नहीं रहा है तुम्हारा, क्योंकि सिर्फ वॉइस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा वो टैब ऑन नहीं है। अच्छा, लैपटॉप टैब ऑन किए ही नहीं हो। मेरी, अच्छा, ओहो ओहो, मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा। नहीं नहीं। भाई स्क्रीन शेयर कर। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा मैं प्रेजेंट कर रहा था। क्या मेरी अब स्क्रीन आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ठीक है। तो बुक में एक बार फिर से जाने की ज़रूरत नहीं, मैं वापस इस पर आता हूँ। हाँ, तो मान लो हमारा एक्सपेरिमेंट है कि एक टेस्ट में बच्चों के कितने मार्क्स आए, राइट। हम्म। मान लो 50 बच्चों की क्लास है। जब तक मैंने, और ये मेरे पास चार बच्चे हैं, जब तक मैंने इनसे पूछा ही नहीं कि इनके मार्क्स क्या है, तो मुझे क्या पता कि क्या नंबर आएंगे। हो सकता है कि हम्म। टेस्ट 1000 नंबर का हो सकता है कि 100 नंबर का हो सकता है कि सिर्फ 10 नंबर का हो, मुझे क्या पता। हम्म। इस वक्त पे इनके मार्क्स क्या होंगे, दैट इज ए रैंडम वेरिएबल विच आई विल डिनोट बाय कैपिटल एक्स वन। ओहो, कैपिट वन सेकेंड। थोड़ा सा ना पेन टैबलेट एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ, नॉट यूज टू इट। कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स थ्री, एंड सो ऑन अप टिल कैपिटल एक्स एन, राइट। हम्म। अब मान लो मैं इनसे पूछता हूँ, मुझे पता लगा कि पहले बच्चे के 5 मार्क्स आए थे, दूसरे के 10 आए थे, तीसरे के 8 आए थे, और चौथे के 9 आए थे। जब मुझे पता लग गया, तो आई कैन डिनोट दैट बाय स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री, एंड सो ऑन अंटिल स्मॉल एक्स एन। ओके। हम्म। मैं अपने लेक्चर्स में जानबूझ के कोशिश करूंगा कि मैं अंग्रेजी का और टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करूं। मैं ये गारंटी नहीं करूंगा कि मैं पूरा टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, परंतु अगर मैं हम्म। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो तुम सबको आसानी आएगी बाद में किताब पढ़ने में। ताकि, क्योंकि फिर तुम्हारा यहाँ से कनेक्शन बनेगा उन शब्दों का, और तुम्हें किताब में भी वही शब्द दिखाई देंगे। बिल्कुल भाई। ओके। तो हमने अभी कवर करा कि एक रैंडम वेरिएबल
एक रैंडम हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो पहले रैंडम है। और क्योंकि रैंडम है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज वाई वी आर डिनोटिंग इट बाय कैपिटल एक्स। अब हमने कहा कि हमें इसको ना थोड़ा सा और एक्सपैंड करना अपने डेफिनेशन को, ताकि हम उसका और फायदा उठा पाए। एक सेकेंड। अब हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं रैंडम सैंपल। मैं सबसे पहले तुम्हें इसकी डेफिनेशन दिखाऊंगा और फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। अभी मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, तुम्हें कहीं पे लगे कि ट्रेन छूट रही है, मुझे रोक देना। हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, और अब हम आए ये रहा रैंडम सैंपल। अब इसने कहा दी आरवीज का मतलब रैंडम वेरिएबल, दी रैंडम हम्म, वेरिएबल्स x1 to xn are said to form a simple random sample of size n if xi's are independent random variables and every xi has the same probability distribution। अब हम इस वक्त में सबसे पहले पहली लाइन से डील करते हैं। पहली लाइन का मतलब क्या हुआ? रैंडम सैंपल वो होता है जब मैं, एक सेकेंड, हाँ, तो मेरे पास अगर x1 x2 ये कैपिटल एक्सेस है, अब टिल xn नंबर्स है, तो इट हम्म, इज सेट टू बी ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n। साइज n बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं रैंडम सैंपल ले रहा हूँ तो मैं उसी उसी नंबर ऑफ, अगर मैं मार्क्स इन टेस्ट देख रहा हूँ तो मैं एक n नंबर ऑफ बच्चों के ही मार्क्स पूछूंगा। लेट्स से मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए n इक्वल टू 5 सेट कर देता हूँ, तो मेरा रैंडम सैंपल x1 x2 x3 x4 और x5 तक ही जाएगा। समझ गए? हाँ, हाँ, अब वो अगर मैं अलग अलग सैंपल्स भी लेता हूँ तो वो फाइव फाइव साइज के ही होंगे, मेरे पास पांच पांच बच्चों के सेट में ही होंगे। ओके। हम्म, अब एक हमने सबसे पहले बात क्लियर करी साइज की, कि एक रैंडम सैंपल को समझने के लिए मुझे उसका साइज देखने की जरूरत है। सबसे पहले कि रैंडम है, फिर उसका साइज, फिर बात आती है कि सारे एक्स साइज इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? मेरे पास अगर मैंने बच्चों के मार्क्स मान लो 1 से 50 तक रेंज करते हैं, ओके, तो हम्म, अगर मान लो पहले वाले बच्चे के 50 मार्क्स आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वाले के कम या फिर ज़्यादा आएंगे। उसका भी इक्वल ही चांस है, उसका भी इक्वल ही चांस है कि उसके मार्क्स मान लो 1 का या 2 आए या 4 आए या 50 आए। हम्म, इसके जो आ गए उससे अगले वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि मैं ना बाद में तुम्हें ये बताऊंगा कि अभी जो हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट बहुत गलत है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि हमें आराम से समझ आ जाए। इस वक्त पे ये कहना कि मैं 50 बच्चों के क्लास में से मार्क्स उठा रहा हूँ गलत है। पर एक बार के लिए हम इसी पे चलते हैं। दूसरा कि हर xi हैज द सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अगर मैं थोड़े शब्दों में समराइज करूं, तो ये हुआ कि नेचर में मुझे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, हम्म, और वो चीज़ें जो है पैटर्न बनाती है। मैं अगर उनके फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोल रहे हो? डेंसिटी बोल फ्रीक्वेंसी रहे का मतलब नंबर होता है, ऑफ हो? रिपीटेशन। नंबर, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑब्जर्वेशन। को अगर मैं ग्राफ करूं विद देयर वैल्यू, तो मुझे एक पैटर्न दिखाई देगा। वो पैटर्न को आई कॉल इट डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार के लिए दिस इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? जैसे कि इंटेलिजेंस में हम यूज करते हैं आईक्यू। आईक्यू हमारा इंटेलिजेंस का मेजर है, और आईक्यू हम कहते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नेचर में जाके, अगर हम ऐसे ही रैंडमली जाके सड़क पे लोगों को टेस्ट करें,
तो ज़्यादातर लोगों की IQ आएगी 100, कुछ की 100 से ज़्यादा होगी। एक सेकेंड, जितना जितना हम दूर जाते रहेंगे, मान लो अगर मैं 150 देख रहा हूँ तो बहुत कम लोगों की 150 IQ होगी। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कितनी कम है और ये फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों की 100 होगी, कुछ की 150 होगी, और बिल्कुल इसी तरीके से बहुत थोड़े से लोगों की 50 होगी। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैंने मॉडल करा लोगों के इंटेलिजेंस को, कि कितना इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। जितना मैं एक्स एक्सिस पे जाऊंगा उतना इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, और जितना वाई एक्सिस पे ऊपर जाऊंगा उतना ज़्यादा लोगों की वैसी इंटेलिजेंस है, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी माने कि एक तरीके से तुम कह लो नंबर ऑफ रेपिटेशन। अब एक बार के लिए इतना फंडा क्लियर है? हम्म, तो यस। अब मैंने क्या कहा, अगर एक रैंडम सैंपल है, अगर हम फिर से डेफिनेशन पढ़े, तो एवरी एक्स आई हैज द सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक्स आई सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है। कहीं पे तो मैं, मान लो दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट पे लोगों की आईक्यू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक प्लैनेट पे ना बेवकूफ़ों का प्लैनेट है, यानी कि ज़्यादातर लोग बेवकूफ़ है और बहुत थोड़े से लोग इंटेलिजेंट है। कि मान लो अगर ये 100 है तो ज़्यादातर लोगों की आईक्यू जो है 50 है। ओके। ओके। तो अगर मैं रैंडम सैंपल कर रहा हूँ तो मैं इसी प्लैनेट से लेके जाऊंगा। मैं ये मान लो मार्स से लोग उठा के नहीं लाऊंगा जिनकी आईक्यू, जो लोग बहुत ही डम है। समझ गए? क्यों करूंगा मैं ऐसा, मैं तुम्हें थोड़ा और समझा देता हूँ। क्यों करूंगा मैं ऐसा? मैं अगर x, मान ले मैं x1 है, x1 मैं इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन से लाया, तो x1 का ज़्यादा ज़्यादा चांस क्या है, x1 जो है मेरा 100 होगा, है ना? हेलो? हेलो। चलो, x1 का ज़्यादा चांस 100 होगा, पर यहाँ पर अगर मैं यहाँ से लाता हूँ तो चांसेस पलट जाएंगे, सैंपल मेरा बदल जाएगा। एक बार के लिए हम, ताकि समझ पाए, ताकि हम रैंडम सैंपल का एक्चुअली में इस्तेमाल कर पाए, हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से है। अब रैंडम सैंपल से आगे बढ़ते हुए अगर हम एक्चुअल के कंसेप्ट पे आए वापस, तो अब हम कंसेप्ट पे आते हैं। एक सेकेंड, तो आज के जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें हमने रैंडम सैंपल क्लियर कर दिया, जिसके साथ साथ में कि सैंपल एक रैंडम सैंपल इज़ फुल ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, वो भी क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक पे, कि एक स्टैटिस्टिक क्या होता है। अब अगर हम फिर से बुक में देखें तो स्टैटिस्टिक इज एनी क्वांटिटी whose value can be calculated from sample data. Prior to obtaining data, there is uncertainty as to what value of any particular statistic will result. Therefore, a statistic is a random variable and will be denoted by an uppercase letter. A lowercase letter is used to represent or uh, represent the calculated or the observed value of the statistic. इसे तुम तीन टुकड़ों में करके पढ़ो। सबसे पहले ये टुकड़ा, स्टैटिस्टिक एक कोई क्वांटिटी है जिसको तुम कैलकुलेट करते हो। फिर कि डेटा जानने से पहले तुम्हें पता नहीं कि वो क्या बनेगा, और फिर कि इस वजह से वो एक रैंडम वेरिएबल है। ये तीन टुकड़े हैं इसके। मैं वापस पेंट पे आऊँ तो अब हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक। मेरे पास एक रैंडम सैंपल, अब यहाँ पर मैं, वैसे तो डेटा है परंतु मैं रैंडम सैंपल पे इसलिए आ रहा हूँ बार बार, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे, ताकि तुम इसे आराम से इस्तेमाल कर पाओ। मान लो मेरे पास वही बच्चों के मार्क्स का रैंडम सैंपल है, जिसमें मैं 5 ऑफ साइज यानी कि n=5, मान लो पहले बच्चे के 50 मार्क्स आए, दूसरे के 40 आए, तीसरे के 80 आए, और अगले के मान लो 70 आए, और अगले के 75 आए। तो इनका जो मीन होगा, इनका जो एक्स बार होगा, क्योंकि अभी मुझे वैल्यूज पता है, मैं स्मॉल एक्स बार लिख रहा हूँ। मैं बेसिक फंडा जो है, जो इस लाइन का फंडा है, वो है कि ये क्वांटिटी कैलकुलेट होती है फ्रॉम सैंपल डेटा।
यानी कि मेरे पास जो ये सैम्पल डेटा है उससे मैं ये क्वांटिटी, मैं इससे मीन कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं इससे इसकी वेरिएंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं मान लो कोई और, मैं इसका मीडियन या कुछ और कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक बन जाती है। ओके। ओके भाई। तो इस डेटा का इस्तेमाल करके जो मैं एक चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो इसके केस में बेसिकली इन सब का सम डिवाइड बाय एन होगा, इसके केस में हमारा अलग फॉर्मूला आ जाता है, और इसके केस में अलग आ जाता है। ये सारी चीज़ जो डेटा की मदद से कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज ए स्टैटिस्टिक। अब पहली लाइन हमने समझ ली। दूसरी बात को समझते हैं। डेटा जब तक मेरे पास नहीं आया, जब तक मेरे लिए सिर्फ कैपिटल x1 x2 सो ऑन अप टिल x5 है, जब तक मुझे पता ही नहीं कि मार्क्स क्या है, तब तक मैं कैसे बताऊंगा कि मीन क्या है, तब तक मैं कैसे बताऊंगा वेरिएंस क्या है, तब तक मैं कैसे बताऊंगा कि हमारा वो ये वैल्यू क्या है। इसीलिए जब तक मुझे ये नहीं पता, तब तक मुझे ये सब नहीं पता। और क्योंकि मुझे ये सब नहीं पता, मैं इसे भी अब कैपिटल लेटर से लिखूंगा। ओके। ओके। मैं इसे भी अब कैपिटल लेटर से लिखूंगा और मैं इन सब को भी एक रैंडम वेरिएबल कहूंगा। अब रैंडम वेरिएबल, तुम्हें ये समझ आ रहा है कि ये रैंडम वेरिएबल क्यों हो गए? नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं उस टॉप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आ रहा है। हेलो। हाँ भाई, बताओ। साइंटिस्ट, बता। ये जो ए से स्क्वायर है, ये तो सैंपल डाटा के लिए होता है ना? हाँ, सैंपल ही तो है ये। मेरे पास हाँ मान लें हाँ, क्लास तो में 50 बच्चे हैं, तो ये सिर्फ जैसे ये 5 ए, की। हाँ भाई। जैसे ए से स्क्वायर सैंपल डाटा के लिए होता है, और सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन डाटा के लिए होता है ना? हाँ, तूने बिल्कुल तो सही ये तो समझा। ठीक है। देख, मुझे ना अभी हाँ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि एस स्क्वायर था सैंपल वेरिएंस की एस था, आई थिंक एस स्क्वायर था। पर ये तूने बिल्कुल सही हाँ, पकड़ा। सैंपल वेरिएंस के हाँ, लिए ये ए से सैंपल स्क्वायर के सही लिए है। तो है। ये एक सैंपल है, बिल्कुल। और उसी के लिए वी आर यूजिंग द सैंपल वेरिएंस, उसी के लिए वी आर यूजिंग द सैंपल मीन वैल्यू। क्योंकि पॉपुलेशन मीन के लिए भी फिर हम म्यू यूज करते हैं। हम्म। अब हाँ, तो ये रैंडम वेरिएबल्स है। क्या हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं? क्या हमें ये कंसेप्ट आ रहा है? हम्म। ओके। तो अब मैंने यहाँ पर स्टैटिस्टिक इज ए रैंडम वेरिएबल पे भी काटा मार दिया। अब एक बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज रफली सिमिलर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इसे मैं चाहूँगा कि हम बाद में करें, या रादर इसे मैं चाहूँगा कि आप सब इसे होमवर्क में ट्राई करो। बुक में इसका काफ़ी अच्छे से सेक्शन दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि सबको बुक पढ़ने की आदत है थोड़ी सी, रादर आदत की जगह एक बुक से डिस्ट्रीब्यूशन, फेमिलियरिटी है। ये पेज नंबर क्या होगा? मैं चेक कर देता हूँ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका ना मैं पेज नंबर देख के बाद में भेज दूंगा, तो मुझे ग्रुप पे एक मैसेज डाल दियो। ओके ओके। ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन। ये ना एक अलग चीज़ है, मतलब ये तो अलग टॉपिक है, ये ये तो ना मैंने थर्ड शायद और एक टॉपिक ही अलग ये टॉपिक। मैंने टॉपिक शायद गलत लिखा है, इसे पहले ही काट दो, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे हम्म। याद है कि मैम ने ऐसा कुछ क्लास में कराया था, पर फिर आई थिंक हम हम्म। सीधा सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे ही आते हैं। हम्म। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है, ये पूरा टॉपिक डील करता है विद दी सैंपल मीन। आज हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम करके ख़त्म करेंगे, और हम्म। कल हम एस्टिमेट्स को शुरू कर देंगे। एस्टिमेट्स को हम ख़त्म कर देंगे टिल बायस वेरिएंस, और कोशिश करके मेथड ऑफ मूवमेंट्स पे। हम्म। तो मेथड ऑफ मूवमेंट करते हैं, आई थिंक ज़्यादातर लोग अपनी स्टैटिस्टिक्स की क्लास से आगे हो जाएंगे। हम्म। अब हम आते हैं सैंपल मीन पे। हाँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सैंपल मीन का मतलब क्या हुआ? सैंपल मीन का मतलब मेरे पास एक रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल का साइज लेट से इस बार 10 है। तो मेरे पास एक रैंडम सैंपल है रेंजिंग फ्रॉम x1
2x10, और जब मैं इसका मीन निकालता हूँ, जब मैं समेशन ऑफ i इक्वल्स 1 to 10 एक्स आई अपॉन 10 करता हूँ, तो दिस इज दी सैम्पल मीन, जिससे मैं अभी कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस करा था कि रैंडम वेरिएबल जब तक नहीं पता वी डिनोट बाय कैपिटल एक्स, कैपिटल लेटर। ओके, अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी का पैटर्न क्या बनेगा हम उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। यहाँ पर इन्होंने बोला सबसे पहले, हाँ, कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल मीन है दैट इज इक्वल टू मीन, और कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैम्पल वेरिएंस है, सॉरी, हाँ, दैट इज बेसिकली दिस एंड दिस। ये दोनों चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा कि खुद एक बार देखना। और ये 5.4 का एक्सपेक्टेड वैल्यू सेक्शन है ऑफ ना? क्या, ये जो सेक्शन ये 5.4 है ना? दिस इज 5.4 223 पेज नंबर। हाँ या यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग इसने बात बोली बेसिकली, इसने क्या कहा, इसने कहा कि मेरे मेरे पास ये रैंडम सैंपल है, हम्म और इसकी एक्सपेक्टेड वेरिएंस ऑफ सैंपल को मैंने लेट्स से कैपिटल एक्स से डिनोट करा, इज लेट्स से सैंपल वेरिएंस का स्क्वायर, या सॉरी, सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू तो सिग्मा स्क्वायर होगी। तो अब जब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा इसके मीन की वेरिएंस की, यानी कि मेरे पास ऐसे 10 और रैंडम सैंपल है और मैं हम्म उनका वेरिएंस निकालता हूं, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से एन टाइम कम होगी। इस पे ना दिमाग लगाना, दिमाग लगा के सोचना कि ऐसा क्यों होगा। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पर आई थिंक लिखी हुई है। सिग्मा स्क्वायर बाई एन दिस इज फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू हाँ, ऑफ ये वेरिएंस मीन। ये पेज नंबर जो है, ये रहा, 223 पेज नंबर है इस जो भी एडिशन है ये। तो रिलेशन ऑफ वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विद द वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, 227 पेज नंबर, ये होमवर्क है। अब हम आते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि अगर मेरे पास एक रैंडम सैंपल है, तो उसका जो मीन है, हम्म उसका, सॉरी, जो उसका मीन म्यू फॉर एनी एन, जो भी नंबर ऑफ सैंपल्स है उसके लिए जो एक्स बार होगा, जो सैंपल मीन होगा, दैट विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन सेम एज हमारा सैंपल का मीन, एंड वेरिएंस जो अभी हमने डिस्कस करी थी, जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय रूट है, जो उससे आराम से डिराइव हो जाएगी कि अगर मेरा सैंपल वेरिएंस ये आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा उसका क्या आ जाएगा, रूट दिस, विच इज सिग्मा बाय रूट है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन उस चीज़ का, विच इज इक्वल टू एक्स। अरिंदम उसका मीटिंग होगा, मीटिंग होता, दरवाज़ा बंद कर दो प्लीज़। अरिंदम भाई अरिंदम पापा पता नहीं कहाँ पर है। हाँ, तो हम जाते हैं इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। तो हाँ, बेसिकली कि मेरे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका सैंपल मीन विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम्हें बात समझ आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे? इसको फिर से रिपीट करो, क्या फिर तुम बताना क्या चाहते हो? मैं करता हूँ बेसिकली, मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है,
मान लो कैसी भी अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हम्म, और मैं इससे n नंबर ऑफ सैंपल लेता हूँ, मान लो 10 है, 10 सैंपल लेता हूँ, मैंने एक ये ले लिया, 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 कुछ भी ले लिया मैं, उसका जो सैंपल मीन निकालूंगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऐसी आएगी। यानी कि ज़्यादातर मीन मेरे एक जैसे आएंगे, ज़्यादातर मीन मेरे एक जैसे आएंगे जो कि इसका मीन होगा, और इसका वेरिएंस जो होगा, जो इसका वेरिएंस होगा दैट विल बी इक्वल टू इसका वेरिएंस विच इज स्टैंडर्ड, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो दैट विल बी इक्वल टू इसका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय रूट n। अब मैं तुम्हें इसको तुझे एक बार के लिए ये देख के समझ आ गया, मैं तुझे ये करके दिखाता हूँ। मान ले एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन याद है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी ऐसी कि मेरे पास एक जीरो, मान लो जीरो से शुरू हो रही है, तो जीरो से लेके टिल सम नंबर बीटा, इस केस में लेट अस अज्यूम 100, जीरो से लेके 100 तक हर नंबर के आने की चांस, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी इज द सेम। यानी कि यहाँ पे मान लो 80 का और यहाँ पे 20 का आने का चांस बराबर है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द सेम। समझ गए? हम्म, हम्म, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड में डालता हूँ तो नंबर्स इक्वल्स सैंपल करो फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to 100। कितना रखे सैंपल साइज? 10। 100 कभी 100 लंबा होता हाँ है, बड़ा जाएगा। 5, 10, 5 रखते हैं, 5 हमें समझ आ जाएगा आराम से। तो एक सेकेंड, मैं ना एक चीज़ कर दूँ। हाँ, तो नंबर्स है हमारा सैंपल फ्रॉम 1 to 100 में से एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई भी 5 नंबर ले लें और फिर उन 5 नंबरों का मीन निकाल दें। तो मीन की हम रखते हैं सैंपल मीन, इसे ना बल्कि मैं नंबर की जगह रैंडम सैंपल लिखता हूँ। रैंडम सैंपल इक्वल्स, मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर निकाल लिए और फिर अब तुम्हें दिखा देता हूँ कि रैंडम सैंपल क्या आया इस केस में। हम्म, इसे फटाफट खत्म करते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो 5 नंबर आ रहे हैं तुम्हें यहाँ पर दिख रहे हैं, ये 31, 30, 95, 25, 15, ये 5 नंबर मेरा रैंडम सैंपल है। सैंपल मीन मैंने इसमें लिखा कि तू मुझे रैंडम सैंपल का मीन निकाल दे, एंड नाउ दैट इज माय सैंपल मीन। सैंपल मीन ये देख यहाँ पर लिखा गया राइट साइड पे 39.2। ओके, हम्म, अब मैं एक हिस्टोग्राम, मैं 2 हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा। ये रहा, एक मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा हमारे रैंडम सैंपल का, और एक मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा हमारी सैंपल मीन का। बल्कि सैंपल मीन ना, हमें देख एक सैंपल मीन में तो हिस्टोग्राम कोई बनेगा नहीं। क्यों? ये देख, मैंने एक हिस्टोग्राम प्लॉट करा तो इसके पास सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट है, तो इसने कह दिया कि भाई ये तो सारा डेटा यही है, इसलिए मैंने एक कलेक्शन ऑफ सैंपल मीन बना लेता हूँ, वैसे हिस्ट्री नाम दे देता हूँ। तो अभी तू कोड की ज़्यादा चिंता मत कर कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो हिस्ट्री इज नाउ। हाँ जी भाभी, हाँ मैं एक वो मीटिंग में उसका रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अब इसे शुरू करते हैं। ओहो, ये क्या हो रहा है? x
x must be numeric. History and random sample mean छोड़ना, मैंने इधर करता हूँ. बेसिकली मैं अभी ये कोड पकड़ूंगा और इसे मैंने इधर रन करा. ये मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से वही 5 नंबर उठाए, उनका मीन लिया और उसे मैंने प्लॉट किया. x must be numeric. क्या इशू आ रहा है? मुझे एक सेकंड दे ना, कोई दिक्कत आ रही है. मैं अभी थोड़ी देर पहले काम कर. हाँ, ये जो अभी बगल में मेरा हिस्टोग्राम आया, दैट इज हिस्टोग्राम ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मेरे सैंपल मीन्स का हिस्टोग्राम. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा, अभी मैं प्लॉट कर नहीं पा रहा और मैं तुम्हें दिखा दूँ तो कुछ ऐसा सा बनेगा, यानी कि मेरे डब्बे बन जाएंगे और कुछ ऐसे से डब्बे बनेंगे. ठीक है, परंतु अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन से जब मैं 5-5 ये लेते रहूंगा और इन सबके मीन निकालते रहूंगा, तो ये जो 4 मीन निकलेंगे मेरे पास, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी बनेगी. क्यों बनेगी मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ. अभी ये मैं और वैल्यूज लेते जा रहा हूँ और तुम देखते रहना कि ये कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन. तुम्हें बल्कि ऊपर ना दिखा भी देता हूँ मैं. एक सेकेंड. हाँ, अब यहाँ पर तुम्हें दिखते रहेगा ऊपर राइट पे कि मैंने कितनी बार कितने मीन्स ले लिए. अभी हिस्ट्री में सिर्फ ये देख 1 to 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 मीन लिए, 3 मीन ले लिए, 4 मीन ले लिए. नंबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है ऊपर, उतने मीन्स और लेते जा रहा हूँ मैं. अभी मैं थोड़े और मीन ले लेता हूँ. ये 63 मीन्स हो गए. 85, 88, 90. और ये देख, ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है होगी ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी. और तू बट थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंज आना चाहिए था. क्या बिन सेट कर बोल रहे हो ना? बिन सेट करूँ, कर देता हूँ. बिन्स इक्वल्स 10. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर दी. इसमें ब्रेक्स कहते हैं इसमें. ओहो, सारा क्लियर हो गया. रुक जा, ये ना मेरा एक्चुअली साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, तो ये मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम ना मुझे फिर मैंने पहले से ये कोड बना रखा है, ये काम कर जाना चाहिए. हाँ, तो ये कोड जो है ऑटोमेटिकली तुम्हें एक एनिमेशन दिखा देगा अभी कि कैसे कैसे ये बढ़ते रहेंगे. यहाँ पर ये 10 सैंपल ले रहा है 1 से 100 में से, और उनका अपने आप ये बढ़ाएगा. ये देखते रहना कैसे इवॉल्व कर रहा है अपने आप. बल्कि इसके मैं बिन्स भी सेट कर देता हूँ और इसे करा 0.05 और ये रन करेगा 1000 टाइम्स. ये एनिमेशन देखती तुम्हें सेंट्रल लिमिट थ्योरम यहाँ से समझ आ जाएगा. फिर तुम एक बार बुक को देख देना, तुम्हें समझना क्या होगा इसके बाद कि हमारा मीन भी सेम आ रहा है ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन से, और कि हमारी वेरिएंस इज द वेरिएंस ऑफ द ओरिजिनल थिंग डिवाइड बाय n, या स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ओरिजिनल थिंग डिवाइड बाय रूट n.
ये देख, ये अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है और हम्म, कैसी हमारी बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी आ रही है। अप्रॉक्स तो आ ही रहा है। अप्रोक्सीमेटली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है। जैसे जैसे मैं हाँ, और लेते जाऊँ, जैसे जैसे मैं हाँ, और सैंपल लेते जाऊंगा, वैसे वैसे ये और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। देख के विजुअली समझ आ गया कि ये चीज़ प्रैक्टिकली काम करती है। बिल्कुल। अब तो भाई, अब तो बिल्कुल सही है। अब प्रैक्टिकली भी समझ आ गया, तो एक बार थोड़ा सा ऑन पेपर समझ लेते हैं, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो हम्म, ऑन पेपर एक्चुअली में हो क्या रहा है, थोड़ा इसके पीछे दिमाग लगाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो गया। दिख तो गया कि हो रहा है, अब दिख गया तो विश्वास तो करना पड़ेगा, परंतु क्यों हो रहा है। और हो सकता है कि अभी तो हमें इतना ही समझ आए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे हो रहा है। मान लो मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस पे भी होगा ये। मेरे पास कोई हम्म, और अजीब सी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पे भी होगा ये। अब इस सारी चीज़ों का जवाब देने के लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें हो क्या रहा है। मेरे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीन आमतौर पे एक ही वैल्यू के आसपास में आएगा। ये मेरा इसका मान ले, फॉर्मली इसका मान लो पॉपुलेशन का मीन है, नहीं सारी चीज़ का मीन ये पॉइंट है। ओके। अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जब मैं कोई भी रैंडम पांच वैल्यू लूंगा, मान लो मैंने पांच वैल्यू पकड़ी, वही इधर 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 और इधर, तो थोड़ा मेरा मीन जो है इधर आ गया, कभी मेरा थोड़ा सा इधर आ जाएगा, कभी हम्म, मेरा थोड़ा सा इधर आ जाएगा, कभी इधर आ जाएगा। परंतु जितने भी मीन होंगे वो इसके आसपास में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे आसपास में? क्योंकि जब मैं पांच रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, तो कोई कोई वैल्यू, मेरे पास अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें कोई भी पांच वैल्यू ले रहा हूँ, तो कोई इधर आ रही है, 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 पर मीन मेरा इन सब के बीच में आएगा, इन सब के बीच में आएगा। वो मान लो इधर आ गया, हम्म, और अभी कितना भी राइट लेफ्ट हो जाए, मेरा मीन हर राइट लेफ्ट होते हुए वैल्यूज के बीच में ही आ रहा है। तो ये ज़्यादा दूर फैलेंगे और मीन कम दूर फैलेंगे। इसी वजह से इनका वेरिएंस भी ज़्यादा है, इसी वजह से इनका वेरिएंस, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा है, और मीन्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। और जितने में, क्योंकि मेरा मीन हमेशा एक्चुअल ओरिजिनल मीन, मान लो पॉपुलेशन मीन मेरा ये है, उसके सेंटर में आ रहा है, इसी वजह से इट विल ऑल्सो फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के सेंटर में ही आ रहा है। कभी थोड़ा सा लेफ्ट हो गया, कभी थोड़ा सा राइट हो गया, पर चीज़ यही रह रही है, चीज़ यहीं पे आ रही है। लौट के हमारा हम्म। मीन वापस घर पे इधर ही आ रहा है। मतलब तुम बेसिकली क्या बोलना चाहते हो? ये बोलना चाहते हो कि जो पॉपुलेशन मीन होता है वो, मान लो कि मान लो कि एक पॉपुलेशन है, उसमें से सैंपल्स हम निकालें, और जितना अलग अलग सैंपल्स निकालेंगे वो उसको आसपास ही आएगा, पॉपुलेशन मीन के आसपास, हाँ, सैंपल का हम मीन। आमतौर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देख, वैसे तो स्टैटिस्टिक्स है, कुछ कहना नहीं है। अगर चीज़ रैंडम है तो हो सकता है कि मैं 100 सिक्के चलाऊं और 100 के 100 टेल्स आ जाए, परंतु हम्म, कितना रेयर है, कितना मुश्किल है सिक्के 100 बार टेल आना इकट्ठे। आम तौर पे तो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि लगभग आधे टाइम टेल्स आएगा, लगभग आधे टाइम हेड्स आएगा। हम्म, That is the expected that is the expectation of the sample mean. सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कितनी बार भी उल्टी पुल्टी वैल्यू आ जाए, लगभग तो सेंटर में आएगा। और अगर मैं चार वैल्यू का एवरेज ले रहा हूँ, तो फिर तो और ज़्यादा सेंटर में आएगा। तो ये तुम्हें होमवर्क में करके आना है कि वेरिएंस और रैंडम वेरिएबल का आपस में रिलेशन क्यों है, क्यों मेरा हम्म, जो सैंपल मीन है हम्म, उसकी वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय एन। क्यों है ये, इस पे दिमाग लगा के आना है। चाहे तुम इसे कोई ग्राफ बना के समझ लो, चाहे तुम इसे वेरिएंस के फॉर्मूले से कुछ गड़बड़ करके समझ लो, ये तुम्हें समझ के आना है। ओके। मतलब
आदि हाँ इसमें तुम बोल रहे हो कि वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू ये मतलब पॉपुलेशन मीन का सिग्मा स्क्वायर बाई एन हाँ, ये क्यू होता है। 227 पेज पे स्टेटमेंट दे रखी है। अब एक क्यों है, इस पे दिमाग लगा के आना है। आज हमने जितना कवर करा, आज हमने कवर करा कि एक रैंडम सैंपल क्या होता है, स्टैटिस्टिक क्या हम्म होता है, दोनों चीज़ें रैंडम है और इस वजह से क्यू रैंडम है, क्यू हमें कैपिटल लेटर लिखने की ज़रूरत है। और हम्म फिर हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी, उसे कोड से इम्प्लीमेंट करके देखा, और थोड़ा सा हमने लॉजिक समझा कि भाई अगर मीन आ रहा है, मेरे पास 5 वैल्यू है, कितनी भी दूर दूर की आ जाए, पर मीन लगभग सेंटर में ही आएगा, और वो जो सेंटर होगा वो पॉपुलेशन मीन के आसपास में ही होगा। ये हमने बात समझी। हम्म। अब इस सब में कोई भी डाउट्स है अपने को? नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करें। ओके। ओके। बिल्कुल, कैमरा वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। हाँ भाई भाई, कल हम लगभग इसी टाइम पे मिलेंगे। ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और कल हम लगभग इसी टाइम पे मिलेंगे। क्या डिस्कस करने के लिए? हम डिस्कस करेंगे कि एक एस्टीमेट क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती अभी है। रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया क्या? नहीं, अभी ऑन है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। चलो। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं हुआ। ओहो, मैं म्यूटेड हो अभी गया। मैं मीट पे हूँ क्या? ओहो, आवाज आ रहा है ना आ आपका? रही है, अब आ रही है। तो देख, मैंने गलती से म्यूट हो गया था। देख, यहाँ पे क्लास खत्म कर रहे हैं। मैं ये बता देता हूँ कि कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि एस्टिमेट क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन एक्चुअली में क्या है। कई दिनों से हम क्लास में पढ़ रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि हम कर ही क्यों रहे हैं। तो थोड़ी इसकी एप्लीकेशन, और कि बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत है, एक अनबायस्ड एस्टिमेट क्या होता है, और एक मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, और अगर टाइम मिला हम्म तो मेथड ऑफ मोमेंट भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। आज की क्लास की स्पीड से मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास की स्पीड ज़्यादा हो। आज हम काफ़ी ज़्यादा स्लो रह गए। हम्म। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।